Friends, we are very, very fortunate in having such an iconic figure like Kumar Bhai. I had been wanting to catch him for a long time, but I have succeeded now. I am very grateful to you, please. My duty. I'm sorry I don't. We don't have to say more about Kumar Bhai except to say that he is one of our pride of our country. In the, अच्छा अच्छा नहीं देखिए ये उनकी ह्यूमिलिटी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पंडित जी माइक में बोलिए। जी जरूर जरूर। ये आपस में ही चल रहा है। तो ये अपनी बैठक एज यू नो वी हैव बीन कंडक्टिंग इट फॉर ऑलमोस्ट नाउट 3 years and we have had a fortunate situation where we have, if I may say, barish of tabla players. We have had many, and to pick it all, we have got you today. So this Bathak is essentially designed to find out how you struggled in your great journey of music. And I must say, this is a fantastic idea of you, and I know you have been very, very involved about music, and you have done a lot of fantastic things anyway. हिंदी में पसंद करेंगे, इंग्लिश में पसंद करेंगे? दोनों मिला के ही बोलेंगे। अच्छी बात है। संगीत के भाषा जब एक्सप्लेन करेंगे तो हिंदी ज़्यादा अच्छा होगा। जी 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 आई थिंक सो। नहीं अभी हम सब लोग को मालूम है कि आपने म्यूज़िकली ओरिएंटेड फैमिली में जन्म लिया है। बचपन से ही आपने बिकॉज बोथ योर पेरेंट्स वर ट्रेंड इन म्यूज़िक एंड वर इनिशिएटेड बाय योर फादर आई एश्यूम तबले में। तो इस शुरुआत में कैसे हुआ, फादर ने आपको कैसे इंस्पायर किया, वो ज़रा थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली एकदम शुरू से बताया जाए तो मुझे सबसे पहले कहना ये चाहिए था कि मैं तो बहुत बदमाश और बहुत ही शरारती बच्चा था। और सबसे पहले मैं एकदम बचपने से जस्ट आई बिन बॉर्न मेरे दादाजी ने हमको ले गए थे उनके पास। हालांकि वो भी थोड़ा बहुत तबले में शौक़ रखते थे संगीत में। तो उनके वहाँ एक रियाज था कि शाम को सभी मामा मौसी लोग सब कॉलेज स्कूल जो भी जाते थे तो सब वापस शाम को जब घर में आए तो उनके सामने बैठ के एक दो भजन, एक जो भगवान का नाम, और वो तबला बजाते थे साथ में। अच्छा। तो सबको बैठना पड़ता था और उसके बाद फिर अपना अपना वो पढ़ाई वढ़ाई में चले जाते थे अपने अपने रूम में। तो उस वक़्त जो वो बजाते थे तो एक तो वो बहुत ही अच्छा मॉडर्न सॉन्ग और भजन में बहुत अच्छा वो बजाते थे, क्योंकि उनका बांग्लादेश में जो उनके पिताजी रहे तो वहाँ बंगाल में बहुत मशहूर एक लाइट सॉन्ग बजाने वाले थे राधा कांत नंदी, आपने सुना होगा। उनके पिताजी आया करते थे उनके घर, तो इस वजह से वहाँ से वो माहौल था। आपके तो दादाजी का नाम बताइए पंडित। हरेंद्रनाथ दास। तो उनके वहाँ से तबले का शौक़ हमारा पहले शुरू हुआ। मैंने तबला सुना तो उनके हाथ से पहले सुना और वहाँ से शौक़ लगा। और जब उठ के वो चले जाते थे तो 2-5 मिनट का मेरे को चांस मिलता था कि मैं भी थोड़ा तबला, तो उस समय तो मतलब तबला खाली हाथ रखते थे, पीटते थे जो भी है। हाँ, तो ऐसे करके शुरुआत हुए और 14 साल की उम्र में मुझे पिताजी वहाँ से लेके आए उनके पास। फिर धीरे धीरे मेरा तबले का शौक़ मेरे पिताजी के हाथ से शुरू होने लगा तालीम। और लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तबला बजाऊंगा, क्योंकि मुझे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और मैं स्विमिंग, वाटर पोलो फर्स्ट डिवीज़न खेला मैंने, क्रिकेट भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न खेला। तो खेल कूद में ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट रहा।
लेकिन एक दिन मोहम्मद अली पार्क, आई थिंक यू नो वेरी वेरी वेल, सर्वभारतीय संगीत समाज में शांता प्रसाद जी का और मेरे पिताजी का तबला उस दिन ऐसा वहाँ बजा और ऐसा मुझे लगा, पता नहीं कैसे, कि तबला मुझे ऐसा बजाना है। और उसी दिन रात को ये होल नाइट प्रोग्राम था, लेकिन बीच में रात को 3 बजे, 2-2:30 बजे 3 बजे मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे घर जाना है। तो उनको भी थोड़ा सा ताजुब लगा कि ये तो होल नाइट के लिए आए थे, बाकी और भी प्रोग्राम, बिस्मिल्लाह खान साहब थे, बिलायत खान साहब थे, सब थे, लेकिन ये बीच में कैसे जाना चाह रहा है। तो खैर उन्होंने एक शागिर्द से बोला कि इनको घर पहुंचाओ। तो मैं घर में आया और घर आके तबला लेके मैं बैठ गया और वहाँ से मेरा रियाज का नशा और तबला बजाने का जो है शौक़ जोरदार चढ़ा। क्या बात, क्या बात। तो उसके बाद आप किशन महाराज के पास गए, तो वो कैसे? मेरे पिताजी का वैसे मैंने बचपन से बहुत बार सुना, मेरे घर में सुना, प्रोग्राम में भी सुने, और पंडित कंठ महाराज जी को घर में मैंने देखा, हर साल वो आते थे, और उनके गोद में भी मैंने बहुत बच्चा था उस समय। तो एक दिन पिताजी ने उनसे कहा कि वो बच्चे को बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी देखिए आपका नकल कैसे उतारता है ये। तो उनका जैसे सम पे आना और जैसे बॉडी लैंग्वेज जो भी हुआ करता था, वो उनको मैंने दिखाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो वो खुद बोले कि मैं 3 ताल में ठेका बोल रहा हूँ और तुम इस पे धा लगाओ। तो मैंने 1-2 बार लगा दिया धा, सम पे धा, हमने धा लगा दिया। तो उन्होंने बहुत मुझे प्यार दिया और अपने गले की माला हमारे गले में डाल के गोद में बैठा के मेरे पिताजी से प्रॉमिस किया था कि चाहे तुम अपने लड़के को इंजीनियर डॉक्टर ज़रूर बनाओ, लेकिन अगर ये तबला बजाना चाहे तो इसको तबला बजाने देना, मैं दे के जा रहा हूँ। बहुत। तो खैर उसके बाद धीरे धीरे वो सब रियाज का शौक़ वगैरह ये सब हुआ और पिताजी का देहांत हुआ सन 1980 में। उसके बाद में कृष्ण महाराज जी के पास गए। जी, अभी आज तो ऐसा है कि सोने में सुगंध है, आप आए हैं और अजय जी भी आए हैं, तो इस फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन टुडे। देखो और आपसे डर गया वो असल में। तो जिस तरीके से किशन महाराज जी से आपकी तालीम हुई उसके बारे में कुछ बताइए। काफ़ी तबला के शौकीन तबला प्लेयर्स वगैरह भी है, स्टूडेंट्स ऑफ तबला है, तो पंडित जी से कैसे आप शुरू किया या तालीम के बारे में कुछ खास बातें हुआ वो समझाइए। जिस वक़्त मैं उनके पास गया उस वक़्त मुझे उस्ताद विलायत खान साहब, उस्ताद अमजद अली खान साहब, इन सब से मुझे आशीर्वाद प्यार मिला था। मैं बजा रहा था तो जब कि मैं उनके पास गया तो ये पहला सवाल उनका था कि तुम्हारा तो अभी थोड़ा थोड़ा नाम भी हो चुका है, तबला भी तुमसे थोड़ा बचता है, हमारे पास क्यों आए? तो ये जिस दिन मैं गंडा बांध रहा था उस दिन गिरिजा बुआ और सभी थे, बुद्धदेव दासगुप्त, तो उनके सामने ये सवाल हुआ। तो मैंने सीधी जवाब में मैंने कहा कि एक तालीम का तो अंत नहीं है सीखने का, और आप लोग सागर जैसे हैं, समुंदर है संगीत के, तो आपके पास से अगर थोड़ा सा भी हमको मिल गया आशीर्वाद तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और पिताजी चले गए, सर के ऊपर कोई नहीं है, अगर आप पिता के रूप में, गुरु के रूप में हमारे सर के ऊपर होंगे तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो वो बड़े खुश हुए। तालीम का तबला लेके बैठना बहुत कम हुआ उनके साथ। उनके साथ ज़्यादातर हमारा मुंह बोली तालीम। अच्छा। टुकड़ा या कोई भी चीज़ लेना था तो वो ताली लगाओ फिर पढ़ो। अच्छा। और एक एक लाइन वो पढ़ते थे, एक एक लाइन हमारा। और उनको लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इसलिए जो है लिखना माना तो बोल के तुम याद करो।
चलो मैं 10 बार बोलता हूँ लेकिन तुम बोल के याद करो। तो इस तरह टुकड़ा चक्रधार का ये सब हुआ। दूसरा जो है कि संगीत के विषय में कि इस फिलोसफी क्या है, वो क्या सोचते हैं, कैसे संगत किया जाए, तबला को कैसे संभाला जाए, ये सारे बातचीत जो है ये ज़्यादा होता था। जी जी। तो इस तरह हमारे तालीम जो है हर शहर में होता था, क्योंकि आप सबको मालूम है कि वो बहुत मुझे प्यार करते थे। और कहीं भी कलकत्ता तो है ही है, वो आते थे तो मेरा सुबह 7 बजे से ड्यूटी लगता था। क्या बात है। और रात को 2 बजे 3 बजे, जब तक ना वो सो जाए तब तक हमारा छुट्टी नहीं था। अच्छा, ये नहीं कि उनका ऑर्डर था कि तुमको रहना है। पहले पहले में हम डरते थे, फिर बाद में एहसास हुआ कि मेरा होना उनको अच्छा लगता था, इसलिए मैं कभी भी बोल दूं कि गुरुजी मुझे आज जाना है तो बड़े वो नाराज़ होते थे, मतलब बहुत मूड ख़राब उनका होता था। क्योंकि उनको मार्केट के समय भी हमको चाहिए, खाने के समय भी हमको चाहिए, उनको हर वक्त कुमार कहाँ है, कुमार कहाँ है। तो मैं नहीं हूँ तो उनका मूड ख़राब होता था। तो इस वजह से जो है रात को जब तक ना वो सो जाए तब तक मुझे छुट्टी नहीं, और मैं घर आ जाता था और सुबह वो 7 बजे उठ के चाय लेते थे एक कप। तो 7 बजे से पहले मैं हाजिर होता था, चाहे कितना ही दूर हो, हर शहर में। और वहीं से सुबह कुछ तालीम होती थी, जब 10 बजे तक लोग आते नहीं थे तो आराम से थोड़ा बातचीत, और रात को जो है 11-12 बजे जब लोग चले जाए तो उसके बाद कुछ तालीम हमको मिलता था। कई लोगों का ये कहना है कि तबले में, जैसे गाने में, बजाने में बहुत मेहनत करना, बहुत पलटे बजाना, बहुत तैयारी बजाना, लेकिन जहाँ तक मैं सुनता हूँ कैसे बजाना के ऊपर काफ़ी ध्यान था, फोकस था, लेकिन क्या बजाना है उस पर इतना फोकस नहीं था। कहीं सही बात है क्या? हाँ, कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अभी उम्र के साथ साथ थोड़ा ऐसा लगता है कि सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसा है कि संगीत से प्यार होना ज़रूरी होता है। संगीत से प्यार हो, अपने गुरु से प्यार हो, अपने गुरु के हर बात पर विश्वास हो, और दूसरी बात यह है जो गुरु कह रहे हैं उसका आगे पीछे मत देखने का नहीं, वो खाली करने का है, किए जाओ। तो करते 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 फल मिलता ही है, क्योंकि आगे का रास्ता गुरु देखा है, इसी वजह से आपको बताया गया कि आप इस रास्ते में चलिए, और धीरे धीरे आपको जो है आगे का रास्ता दिखाई देगा ज़रूर। तो ये सारा बात जो है ये सबसे पहले ये होना चाहिए। और दूसरा ये है कि संगीत बजा के मुझे क्या होगा, मेरा नाम होगा या मकान बनेगा या पैसा होगा, क्या होगा, ये अगर कोई सोच के संगीत शुरू करे या तबला या सितार सरोद बजाना शुरू करे तो फिर उनसे फिर संगीत होना थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को। संगीत जब तक अच्छा लगे तब तक रियाज करो, जब तक अच्छा लगे तब बजाओ, जब अच्छा लगे तो सीखो, और प्यार से करो, भक्ति रस से करो, और बस चीज़ों को लेके खूब चर्चा करो। ये जो आपने पलटा और ये सब जो, इसका खूब खूब चर्चा करो, इसका आगे पीछे मत देखो, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब सोच छोड़ दो, तुमको अच्छा लग रहा है तुम किए जाओ। पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी विलायत खान साहब का 60 इयर्स सेवा किया है, लेकिन पूछना ये था कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि गुरु कहे तो दिमाग में उतरती नहीं है बात, और ये गुरु हर ऊपर से खास भगवान ने तो नहीं भेजा है। मतलब ये है कि गुरु का भी सोचना कभी सही हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, तो अंधश्रद्धा होनी चाहिए। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। अब आप जो कह रहे हैं ये भी सही है कि हो सकता है कि गुरु से कहीं गलती हो, कहीं चूक हो गया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गुरु के किसी भी बात को लेके अगर उस पर विश्वास रख के उसको ठीक से देखा जाए तो गलती कहाँ हुआ ये भी आपको दिखाई देगा, और वहीं से आप वो बात को जो है सुधर भी सकते हैं।
सिवाय छुप से। हाँ मतलब सिवाय उसको क्रिटिसाइज करना या सिवाय उसको खाली इतना सोचना कि नहीं नहीं गुरु ने गलत कहा, ये ठीक नहीं रहेगा। जी जी। दूसरे बड़े बड़े तबला वादक ने भी आपने सुना होगा तो कई और लोग उस्तादों की असर आपके, गुरुओं की असर आपके ऊपर बहुत सबों का है, सबका है। मेरा तो क्या बताऊँ मैं, तबला मुझे अच्छा लगता है चाहे कोई बजाए। घराना मैं मानता हूँ, घराना मैं विश्वास भी करता हूँ, लेकिन हमारे में घराने का इतना बड़ा जगह नहीं है। मेरे अंदर खाली तबले का बोल, तबले का आवाज़, तबला से मुझे प्यार है। इसलिए हर तबला, जहाँ भी तबला अच्छा बजा, चाहे वो कोई बच्चा ही ना बजाए, वो मुझे अच्छा लगता है जी। सुनने को अच्छा लगता है। तो इसलिए हर उस्तादों का जो है सुना भी हूँ और आज भी कान में बजता है। और एक बात ज़रूर है कि उस्तादों का तबला, जब मैं बच्चा रहा, आज भी मैं संगीत में तो बच्चा ही हूँ, लेकिन उस समय सारी बातचीत समझ में आया नहीं था, लेकिन प्यार से सुना था और ठीक से उसको याद रखने का कोशिश किया। इसलिए आज वो रिवाइंड हो करके रिकॉल में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि वो क्या किए थे। क्या बात है। तो उनकी खासियत के दो नमूना जरा थोड़ा सुना दीजिए ना। उनका नमूना हमसे कैसे सुने, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। ये जैसे हमारे घर में मैं कल ही मुकुंद से बात कर रहा था, मुकुंद भाई से। जैसे अभी मैंने कहा कि घराने पे ज़्यादा मेरा वो नहीं है, तो हमारे बनारस में आलाप आवचर तबले में बजता है और सभी ने इस पे काफ़ी काम किया। लेकिन मेरे को, क्योंकि सबका तबला मुझे, सब घराने का तबला मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे पेशकार से भी बहुत प्यार रहा और मुझे पसंद। तो मैं शुरू से काफ़ी कोशिश के बाद अभी थोड़ा, मतलब कुछ 5% मैं कल बता रहा था कि थोड़ा आने लगा कि मिक्सचर हो पेशकार और आवचर का, लेकिन कोई अपने आप को डिस्टर्ब ना करते हुए वो अपना एक रास्ता है चले और दिखाई भी दे कि ये आवचार का अंग है, ये पेशकार का अंग है और ये दोनों का मिलन हो रहा है। और मेरे हिसाब से ये अगर ठीक से जब बन जाए, अगर कोई बन सके, मतलब मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, तो ये बहुत खूबसूरत होगा। तो उसका थोड़ा सा मैं नमूना देता हूँ, तो उसमें दोनों चीज़ आ जाएगा।
एक बड़ा कर दिया नमूना सुना करके। तो कुमार भाई, ये जो आपने सुनाया बनारस, तो अलग अलग जो तबले के घराने हैं जी, उसमें हर एक घराने की कोई खासियत होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। तो है। जी हाँ। तो बनारस की क्या खासियत है, कुछ समझाएंगे आप? बनारस का सबसे बड़ा खासियत तो बावा का प्रयोग, कि बावा को कैसे हर जगह पे, हर कायदा पे, जैसे एक कॉमन कुछ चीज़ें ऐसा है, जैसे धाती धागी ना धाते रखे, धाती धागे तीन ना केना। तो ये तिरकुआ खां साहब भी बजाए हैं, आजरा का खां साहब भी बजाए हैं, समता प्रसाद जी भी बजाए हैं, काफ़ी सब लोगों ने बजाए, अनोखेलाल जी भी बजाए हैं। तो लेकिन उसमें जब तिरकुआ खां साहब बजाए, जैसे इसी पे उनका ज़्यादा हो रहा है। और बनारस में बावा पे ज़्यादा विस्तार, कहते धाती धाकी ना धागे, धाती धाकी ना धागी ना, धाती धागी ना धागे, धाती धागे तीन के, धाती धागी ना धागे, धाती धागे तीन के, धागी ना धागे तीन के, धागी ना, ये बनारस का मिश्रण हुआ, मतलब ये रूप हुआ। ज़्यादा होता है। और वैसे कुछ हमारे लिए कुछ बोल ऐसा है, कुछ कायदा, कुछ चलन, कुछ ऐसा है जिसमें बावा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बावा पे ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। तो ये एक बनारस का ये है खुलेबाज, जो बनारस का एक है। मैं आपके यहाँ एक डोंट टेक इट अदरवाइज, मैंने एक चीज़ मैं बोल दूं, क्योंकि घराने के बारे में और बनारस का स्टाइल के बारे में, ये यहाँ मैंने देखा है यूट्यूब में कि अनिंदो भाई यहाँ बोल के गए कि जो पीट के बजाते हैं बनारस में, तो वो ऐसा चीज़ नहीं है, वो नहीं है। मैं समझता हूँ अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को भाषा से थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। शायद तबले की हथौड़ी तो तकलीफ हो सकती है। और इस वजह से बोलने में थोड़ा सा जो है हर्ष हो गया मामला, क्योंकि सभी घराने में, बनारस घराने में इतने दिग्गज पैदा हुए, समता प्रसाद जी, अनोखेलाल जी, बिरुजी मिश्रा से लेकर के, एक से लेकर, और उनके हाथ में आपको मालूम है कि कैसे कैसे मिठास था और कैसे क्या था। और दूसरे घराने भी, तो किसी घराने में कोई पीट के बजाता है या कोई सो के बजाता है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। चीज़ों का जो निकास होना चाहिए उस तरह निकास होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि किसी के हाथ में अगर खुला बाज नहीं हो वो बनारस नहीं बज सकता और बजा सकता, या बनारस ना बजाए तो अच्छा है, ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगा। क्योंकि अगर बनारस का रूप दूसरा दिखे तो दिखे, अगर अच्छा लगेगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना भी ज़रूरी नहीं है कि कोई खुला बाज वैसे ही बजाए जैसे हम लोग बजाते हैं। तो लेकिन खुला बाज का जो है एक पखावाज का अंग ले करके जो हमारे बनारस में, ये भी एक बहुत अच्छा है।
कुछ स्तुति पढ़न है जी। वो भी बनारस का कुछ खास जो मंत्र लेके भगवान के नाम पे कुछ होता है कॉम्पोजिशन, वो भी है। तो ये सारा चीज़ जो है बनारस का, और नादिन दिन्ना बनारस का बहुत फेमस रहा शुरू से, क्योंकि उसमें बावा का काम जो है नादिन दिन्ना में ज़्यादा होता है। क्या बात, अनोखी लाल जी का बहुत फेमस था। हाँ, कैसे नादिन दिन्ना वो, वैसे कंठे बाबा का नादिन दिन्ना मध्यलय पे हमने अच्छा सुना। एक साल वो आए थे तो हमारे घर के प्रोग्राम में 3.5 घंटा शाम को 8 बजे से और रात को 12:30-1 बजे तक उनका मूड रहा। तो मध्यलय पे दिन दिन्ना नादिन दिन्ना नादिन, इसी पे खाली नादिन दिन्ना पे बढ़त। क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय हाय, कि मैं, अरे मैं नहीं हूँ कंठ महाराज। अच्छा, थोड़ा सा अलग करके सोलो तबला प्लेयर्स भी है, एकॉम्पनीमेंट भी करते हैं तबला प्लेयर्स। तो मिजाज एक तो ताबेदारी है और एक खुद सोलो बजाते हैं, तो मिजाज में कुछ ऐसा तालीम होती है कि मिजाज बनाना पड़ता है। मैं वैसे ऐसा मतलब ताबेदार नहीं समझता हूँ, एकॉम्पनीमेंट जब भी मैं करता हूँ। और बल्कि मैंने बच्चों को, अभी पुणे में बच्चों ने पूछा तो वहाँ मैंने उनको यही कहा कि संगत करने का सबसे पहला शिक्षा मैं ये दे सकता हूँ कि तबला लेके बैठो, लेकिन
अपने आप को तबलिया मत समझो। तो गाने के साथ या सितार के साथ, तंत्रवाद के साथ तुम बजा रहे हो तो अपने आप को वैसा ही तुम समझो कि तुम्हारा ही प्रोग्राम चल रहा है, और तंत्रवाद का जो है या सुर का जो है या गाने का जो बंदिश है उसका मजा लिया जाओ। और तबला को जो है वो साथी में ऐसा समझो कि तुम गाना गा रहे हो, उसमें क्या बजना चाहिए कि तुमको आराम मिले। क्या बात, सही बात, सही, बिल्कुल सही बात। और तुम वही बजाओ तो अगर तुमको आराम मिले तो सबको आराम मिलेगा। सही बात, सही बात। संगीत जब तक अपने आप को अच्छा लगता नहीं है, हम पूछते हैं लोगों से कैसा लगा। हो सकता है कोई हमसे ज़्यादा प्यार करता हो, वो हमें ज़रूर बोलेंगे अरे क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छा बजाया, ये हुआ वो। लेकिन मुझे मालूम होता है, क्योंकि ये मेरे पिताजी का तालीम था कि तुम कितने अच्छे बजाते हो ये तुम अपने आप से पूछो। जितना तुमको अच्छा लगा है उससे कम या ज़्यादा किसी और को नहीं लगा हो। तो इसलिए संगत करने में अपने आप को जो है, अगर उनके साथ आप मिलजुल जाओ, उनका एक दोस्त समझ लो अपने आप को, उनका एक साथी समझ लो, तो आपको ना ताबेदार कभी लगेगा ना और उसका संगत का भी चेहरा एकदम अलग हो जाएगा। अभी जहाँ तक मैंने पिछले 75-80 ईयर्स में गाना बजाना सुना है, और मैंने देखा है कि दूसरे साज का बात छोड़ दीजिए, लेकिन तबले का बाद में उस्ताद लोग, गुरु लोग दूसरे घराने की चीज़ बजाते हैं तो ईमान से बोलते हैं कि फलाने घराने की चीज़ मैं बजा रहा हूँ। वो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। हाँ, और ये एक क्या सीख दूसरे घराने वालों को हिंट देता है कि देखो एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती है कि दूसरे घराने की चीज़ बजाते हैं, कि वजह क्या होती है? ना कॉमन चीज़ नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दूसरे घराने की चीज़, पुराने ज़माने में तो मैंने सुना ऐसा, गुरुजी से सुना, मैंने पिताजी से सुना है कि उस्तादों में बैठ के जो है बातचीत भी होता था और एक दूसरे से चीज़ बांटते भी थे। जैसे मैंने एक चीज़ मैंने राजन भाई के पिताजी, उनसे मैंने एक स्टोरी सुना कि यहाँ से बम्बई से बहुत ही जो उनका मैं नाम अक्सर भूलता हूँ, आप शायद मुझे याद दिला दें, इनायत खान साहब के साथ वो बहुत बजाते थे तबला। बम्बई में तो इनायत खान साहब ज़्यादा रहे नहीं, लेकिन यह मोहम्मद अहमद खान साहब जो है वो बहुत। हाँ, तो उनके गुरु जो है यहाँ से बनारस चले गए, कोई नया चीज़ उनको दिमाग में आया। अच्छा। और वो कंपोज करके और उसको सुनाने के लिए वो कंठे बब्बा तक पहुँच गए बनारस। क्या बात है। घर में पहुँचे तो एक दूसरे से पहले तो बातचीत हुआ, आइए बैठिए, क्या पिएंगे, ये सब हुआ। तो फिर थोड़ी देर के बाद जो है बब्बा पूछे कैसे आना हुआ। हाँ, वो ऐसे बात करते थे, बड़े मिठास। बोला यार कैसे आवा। तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा है, एक चीज़ हमारे दिमाग में आया है, बेहतरीन एक फरमासी चक्रधार जो मेरे हिसाब से आपके हाथ से ये बात जाए, क्या बात, तो इससे बेहतर नहीं हो सकता। हाँ यार, ऐसा अच्छा सुनावा, बनारस है। हाँ सुनावा, जल्दी सुनावा। तो उन्होंने सुनाए, 2-4 बार तारीफ हुए, वाह वाह वाह, क्या बात। अच्छा, एक चीज हमके भी सुन ला इकर जोड़ी में। तो उन्होंने भी एक चीज उनको सुनाया। क्या? अब उनका जो है चीज उनको मालूम हो गया, इनका चीज उनको वो दी। तो ऐसे एक्सचेंज भी होता था। इस वजह से उस्ताद लोग जब बैठते थे तो ये सब सारे बातचीत उनके दिमाग में कभी कभी याद आता था। तो इसलिए जो है दूसरे घराने की चीज़ वो बजा के सुनाते थे। और कुछ ऐसे भी था कि उनका मूड हुआ, सुना, उनको अच्छा लगा, उनको याद भी है, तो उन्होंने बजाया। तो मैं भी
काफ़ी घराने इधर उधर का सब बजाता हूँ और मैं नाम ले ले के बजाता हूँ। ये यहाँ तो एक से एक है, तौफीक भाई से लेकर के सब है, मैं अक्सर नाम ले के बजाता हूँ। बड़ी अच्छी बात है वो, मैंने कहा ना और लोगों को नहीं, मैं अपने शागिर्दों का भी नाम लेके बजाता हूँ, क्योंकि मेरे शागिर्दों कभी कभी अच्छा चीज़ बना देते हैं तो अच्छा लगता है, मैं बजाता हूँ और मैं बोलता भी हूँ कि ये हमारे। ये मेरे को कहना पड़ेगा कि जो सवाल पूछ रहा है वो मेरी शागिर्द ने तैयार किया है। वाह क्या बात है। सुवर्णा जो ये है जो है उसे ये तैयार किया है और हर बैठक में वही करती है। नहीं, ऐसा मैं बिलीव भी करता हूँ। आपको तो आपके सामने बात करना और ये सब तो आप सुन चुके हैं और आप जानते भी हैं। ये परमहंस जी का कहना था कि जो शागिर्द तुम्हारे सामने बैठा है वो हो सकता है कि ये तुम्हारे अगले जन्म में फिर गुरु बनेंगे, तो इसलिए इनको ठीक से सिखाओ, फिर तुम अगले जन्म में आके इनसे सीखोगे तो ठीक सीखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा सारा। लेकिन अब पता नहीं अभी ये जो अच्छी अच्छी बातें चल रही है उसके बीच में ये बात बोलना सही है कि नहीं, लेकिन हर गली में गुरु तो नहीं बसता है ना, और इसलिए सच्चे गुरु, सही गुरु मुश्किल। हाँ, और जो शागिर्द है उसकी काफ़ी क्या कहना चाहिए प्रॉब्लम एरियाज होता है, पैसे की वजह से होता है या घर में शांति नहीं है इसलिए नहीं होता, तो वो बेचारा उसके बीच में से निकल करके गुरु को ढूंढ रहा है। अब वो क्या आपका ये दोनों का ही मिलन जो है होना, जो एक मणिकांचन योग माना जाए, मतलब शागिर्दे भी ऐसा मिलना मुश्किल होता है, गुरु भी ऐसा मिलना मुश्किल, गुरु होना भी बड़ा मुश्किल होता है। सही बात। गुरु हर कोई, जानकारी बहुत लोगों के पास होंगे, लेकिन गुरु होना एक मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल बात है। गुरु हम अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये ऊपर वाले आशीर्वाद करे कि मैं गुरु हो सकूं, क्योंकि गुरु होना बहुत मुश्किल है। गुरु होने के लिए जो है बहुत सारे चीज़ चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, तकलीफ उठाने के लिए तैयार होना चाहिए, बेइज्जती सहने के लिए होना चाहिए। शागिर्दों के लिए बेइज्जती भी मिल सकता है, लेकिन उसको भी सहन करके जो है उसको प्यार से फिर समझाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे चीज़ जो है, और जब शागिर्दों को अपना के उसको तालीम दिया जाए तो इस वक्त ध्यान ये जरूर रखना चाहिए कि कितना वो ले सकता है और कैसे वो ले सकता है, किस तरह इसको दिया जाए, क्योंकि हर शागिर्द एक तरह से नहीं होता, उनका IQ जो है एक वो नहीं होता है। तो इसलिए गुरु होना बड़ा मुश्किल है और शागिर्द भी होना मुश्किल है कि गुरु पे इतना समर्पित हो जाए, गुरु को समझे, हर बात पे गुरु को ठीक नज़र से निगाह से देखे, तो ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोनों का मिलन अगर ठीक जगह हो गया तब तो बहुत ही अच्छा होता है। सही बात है। नसीब की बात है, नसीब की बात। जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि गाने बजाने में तैयारी एक चीज़ होती है, मतलब तरीका एक चीज़ होती है, और क्या बजाना मतलब बाबत। तो तबले की जो बाबत चीज़ है वो उसको विस्तार अक्षम बोलते हैं, विस्तार क्षम बोलते हैं। तो इसमें कुछ आपका कुछ ख्याल है कि किस तरीके से उसको ख्याल है? मतलब सबसे पहले तो एक है कि जैसे आप कह रहे हैं कि है चीज़ बाबत है, लेकिन उसको कहाँ पर इस्तेमाल करने का है और कितना इस्तेमाल करने का और कैसे इस्तेमाल करने का है, ये सोच के करना चाहिए। क्योंकि हर एक चीज़ चाहे वो कितना भी अच्छा चीज़ हो, वो हर जगह सूट नहीं होता। तो उसका जगह देखना चाहिए, उसका मकाम देखना चाहिए, जगह देखना चाहिए, ज़रूरी देखना चाहिए, तब जाके वो बात बनेगा। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बाबत होना ज़रूरी तो है ही है, बाबत होता भी है, लेकिन बाबत होने के बावजूद भी किसी ने इस बात को ध्यान अगर ना दे कि मेरे पास जो बाबत है वो कितना है,
और मैं इसको कैसे अपने आप में इसको डेवलप कैसे करूं, ये भी बहुत जरूरी होता है। थोड़ी सी टेक्निकल बात मैं आपको पूछूं तो कि जो आवाज़ तबले वाया में से जो निकलती है उसको अलग अलग तरीके से, उसके अलग अलग साउंड, मधुरता हो, तैयारी होवे, शार्प होवे, उसके लिए कोई खास जगह से ताकत लेनी चाहिए, उंगलियों को या हत्थे को, उसमें कुछ कह सकेंगे? टेक्निकल तो यह है कि जैसे मैंने कहा कि जगह बनाना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर आप इसको साइंटिफिक फिजिकल रीजन बोलेंगे तो वो तो अलग बात हो गया है कि किसी में ताकत होना चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए, वैसे सेहत का चर्चा भी होना चाहिए, तब जाके वो हाथ में वज़न, तब जाके दम, तब जाके रियाज करना मुश्किल होता है। रियाज के लिए सबसे पहले हेल्थ चाहिए, सबसे पहले ताकत चाहिए, मन का शक्ति चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत शरीर का शक्ति चाहिए। मन का शक्ति बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जगह कैसे बनाना है, मैं जैसे अभी बावा का मैं नादिन दिन्ना सुना रहा था, तो अगर इसमें रुद्र बाया मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड अगर मैं प्रयोग करूं तो उसका आगे थोड़ा सा बनाना चाहिए जगह, और पीछे भी बनाना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा? लेकिन इसमें भी टेक्निक्स होगी ना, बस यही मैं पूछना था। अभी और आगे चले। वैसे ये आपका बड़प्पन है, आप हमें बुला करके पूछते हैं, हमसे बुलवाते हैं सब कुछ। मेरे को मालूम है, मैं कुछ ऐसा बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे बातचीत आपको मालूम है, आप खुद ही बोल सकते हैं। सही, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मैं माँ के मुंह से, मेरे पिताजी के पास से इनका नाम मैं सुनते आया हूँ। कलकत्ते मैंने बहुत प्रोग्राम इनका सुना, इनके गुरुदेव के पास मैंने इनका सुना, इनके बातचीत सुना। इनको क्या कुछ नहीं मालूम है, और इतना सेवा इन्होंने किया है, इतना कुछ इन्होंने रिसर्च किया है, सब किया है। तो आपको तो सभी बात मालूम है, आपके सामने कुछ बोलना जो आप खुद ही बोलते हैं। ये बनारसी टेक्निक लगती है मेरे देखिए देखिए, इस बात को बनारस में ढालना ये भी आपको आता है। नहीं, मैं आपको सच इसलिए पूछ रहा था कि थोड़ी सी कोशिश करके हम सितार में चिकारी छेड़ते हैं, चिकारी आलाप में अलग होनी चाहिए, जोड़का में अलग होनी चाहिए, और झाला में भी अलग होनी चाहिए। तो ताकत हाथ में कहाँ से सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ करोगे तो आलाप की चिकारी बजेगी, कौन सा जगह से स्ट्रेंथ करोगे तो इसलिए हमने सोचा कि एक स्ट्रेंथ यहाँ से है, एक स्ट्रेंथ यहाँ से है, एक स्ट्रेंथ यहाँ से है, तो कौन सा स्ट्रेंथ कहाँ से लगाना वो शागिर्द को सिखा दे तो बहुत इजी हो जाता है। इसी तरीके इसलिए मैंने आपको सवाल जो किया था। हम लोग करते हैं जी, मैं अक्सर वो जैसे गाने में ना, गाने में जैसे मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ कि किनार जो है
वो मैं बहुत शार्प किनार में, जरा आवाज देना भैया, ये किनार मैं गाने में इस्तेमाल नहीं करता हूँ। गाने में मैं अच्छा ये इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि गाने के साथ ये सूट करता है, चाहे वो टुकड़ा हो, तिहाई हो, सब में ये मतलब अंगली थोड़ा सा डाल के। और नादिन दिन्ना में जो है, कभी ये किनार में इस जगह ले जाओ और कभी सूर और किनार के बीच में रखो, तो सूर किनार में भी सूर का आंस जो है थोड़ा, यही टेक्निक, यही मैं पूछ रहा था इसलिए। वो भी बहुत बड़ी बात है बहुत जी। तो ये मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभी सक्सेस होता हूँ, कभी पता नहीं सक्सेस होता हो कि नहीं, वो तो कोई बोलता ही नहीं है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है मैं फेल कर जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बावा का भी वही है, बावा मैं इतना बावा बजाए है, मेरे हाथ में आप देखिए कड़ा नहीं है, प्लेन है। तो घिस के बजाना एक अलग चीज होता है और दब के बजाना एक अलग चीज होता है। दब के अगर बजाओ तो उसमें क्या है, उसमें डेप्थ और मिठास ज्यादा पैदा होता है। सही बात, बिल्कुल। और घिस के बजाओ तो जैसे लाइट सॉन्ग में बजता है, उस तरह ढोलकी की ज्यादा इफेक्ट हो जाए। तो ये सारा बातचीत तो है ही है, और भी बहुत कुछ है। आपने अलग अलग घराने के, अच्छा पता नहीं है, मेरे को भी क्यों ध्यान आता है, मैंने एक सवाल बहुत बड़े म्यूजिशियन से पूछा था कि फलाने तबला उस्ताद क्या लगता है, और उसके चाट की आवाज़ ही नहीं पसंद मेरे को। Now I couldn't quite follow। आपको हंसी आ रही है, लेकिन इज दिस करेक्ट? कोई लोग कहते हैं कि वो पैदाइशी हाथ में जो एक मिठास है, शार्पनेस है, या जो वो इंसान बना नहीं सकता है, बन के आता है। ये सही बात है क्या? थाप चाट तो एकदम बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि थाप चाट जो सुर लग जाए तो पसंद आ जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले बच्चों से मैं ये कहूँगा कि बैठना सीखे तबला लेके ठीक से स्टेज पर। कभी कभी कुछ ऐसा भी मैंने देखा, मैंने बाद में पूछा भी है कि ये तबला बजाएंगे मतलब डराने के लिए बैठेगी कि संगीत सुनाएंगे? ऐसा वो बैठे तबला लेके ऐसे देख रहे उसको, तो मुझे ऐसा लगा यार डराने के लिए बैठेगी तो तबला संगीत करेंगे कुछ ऐसा। तो पहले तो बैठना सीखो। दूसरा ये है कि थाप चाट जो है, जब तक ये तानपुरा का आवाज़ जब तक दिल में बजेगा नहीं, कान में बजेगा नहीं, तब तक ये थाप चाट लगना मुश्किल है। क्या बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है ना? सही बात है, बिल्कुल सही। इसीलिए वो तबलिया, हर तबलिया को गाना तो सीखना जरूरी होता है मेरे ख्याल से। एकदम शुरू में उसको गाना दिया जाए बच्चे को, और उसके बाद धीरे धीरे तबले की तरफ लिया जाए। गाना सूर अगर नहीं हुआ तो वो तबला जो इतना कान में लगता है, दिमाग में जाके मतलब रात को नींद नहीं आती। सही बात है। कभी कभी ऐसा ही, वो बड़ा एक हांडी में कुछ गोली वगैरह छोड़ो और उसको ऐसे करके दे दो तो करके अब 2.5 घंटा तक दिमाग में जो है ऐसा वो छा जाता है, अरे बाप रे बाप, तो करेगा क्या? और हर एक चीज़ जो है ऐसा बोलो क्या बात, तो नहीं तो तबला उठा के मारेंगे, ऐसा धा आया है। हमने भी ऐसी भी बात सुनी है कि खाली उसको त्रिताली आता था, एकताल आता नहीं, बोले गाना तो इसमें गाना नीचे उतर के देख लूंगा तुमको। तो यही सबसे बड़ी बात है, तबला लेके बैठना। और खास तौर से बुजुर्गों के साथ जो है बड़ा मुश्किल होता है। अभी थोड़ा सा चेंज करके आपने वेस्टर्न म्यूजिशियन के साथ भी बहुत बजाया है ऑर्केस्ट्रा में, उनके थोड़ा एक्सपीरियंस आपको?
दैट वाज द रिसर्च वर्क सॉर्ट ऑफ थिंग कि उनके साथ बजाने का कैसे क्या, तबले को कैसे क्या किया जाए। ख़ास तौर से मैं इतना कह सकता हूँ कि आज किसी को नहीं मालूम, जो जुबिन जी के साथ सिम्फनी में मैंने जो उनके कॉन्डक्ट में सितार कॉन्सर्टो मैंने जो बजाया है और सारे बेस्ट, तो उसमें एक ख़ास बात है, क्योंकि दूसरी जगह भी बहुत सारे लोग बजाते हैं, बजाए भी, लेकिन क्या है कि उनके म्यूज़िक के साथ उन्होंने अपना तबला को मैच किया, डाला, बजाए, ये सब हुआ। लेकिन मेरा कोशिश ये था कि मेरे तबले में बजे तबला लेकिन उनका म्यूज़िक का एहसास जरूर रहे। तो इसलिए सिम्फनी में अगर आप उसको, उसका टेप जो है या वीडियो अगर आप उसको गौर करें तो सारे शुरू से आखिर तक जो बाणी उन्होंने बजाया है वायलिन में, फ्लूट में, चेलो में, उसी बाणी का ही मैंने अंग बजाया है तबले में। अच्छा, जो भी लय उन्होंने बनाया है, जो भी लय जो भी उन्होंने किया, जैसे दन 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 दन, ये दन 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 तो नाना ना धी धी नाना ना धी धी ऐसे करके मैंने भाई, ये नहीं कि कुछ भी बजाए। तो इस तरह पूरा जो है 4 पीस मैंने और 3 कॉन्सर्टो, इसका जो है मैंने अभ्यास किया कि ये जो बजाते हैं उसी शब्द को बजाया जाए, चाहे कि उनका जो है उनका शब्द वो क्रैश ना करे मेरे तबले के साथ, और तबले में भी ऐसा ही लगे कि वो जैसे वायलिन ही बज रहा है। क्या तो ये एक खासियत रहा। और दूसरा ये है कि उनका तो आपको मालूम है, उनका टेम्पो जो है वो तो सुर के साथ साथ, कंपोजिशन के साथ साथ कभी नीचे कभी ऊपर चला जाता है लय का। अब उस वक़्त मेरा बहुत मुश्किल था काफ़ी कि जहाँ से वो ख़त्म कर रहे हैं वहाँ लय गिर रहा है और एकदम से मुझे वहाँ से एंट्री करना है, वो भी दूसरा लय में है। तो ये गैप जो है रुकने का, कैसे हम मात्रा करें, क्या करें। तो मैंने अपने आप एक स्क्रिप्ट मैंने तैयार किया था कि कैसे इसको किया जाए। तो वो स्क्रिप्ट ऐसे था कि जैसे पहला जो शुरुआत का उनका जो टेम्पो रहा, उसी मात्रे को उनके वो जैसे वो जहाँ आलाप अंग है दा रा री री रा, लेकिन मैं वहाँ उनका जो एक एक नोट गया उसका मात्रा मैं बैठाया, उसको मैं गिनते हुए वो टाइमिंग मैंने मेंटेन किया कि कब मुझे आना है, कब मुझे लेना है, कब मुझे छोड़ना है। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड आई रियली डिड ए लॉट ऑफ वर्क ऑन इट, बहुत मुश्किल से, लेकिन अच्छा रहा। पंडित जी भी हमको बहुत तारीफ की, जुबिन जी भी बोले कि जिस तरह तुमने इसको किया है ये दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए उन्होंने मुझे इजराइल ऑर्केस्ट्रा में साइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था और मैंने किया नहीं। That's your contribution. अच्छा, आपने तो रिकॉर्डिंग तो 150-200 रिकॉर्ड्स आपकी चल रही है। जी जी जी। और म्यूजिक फिल्म में भी आपने काफ़ी, हाँ, बंगाली उसके बारे में कुछ आपका बंगाली फिल्म्स में इसलिए मैंने, क्योंकि मैंने सोचा था एक समय, मुझे ऐसा लगा कि ऑर्केस्ट्रिज्म जो है उसको भी थोड़ा सा सीखना चाहिए, उसको भी थोड़ा सा लेना चाहिए अंदर। तो इसलिए मैंने फिल्म में बजाना शुरू किया और बंगाली फिल्म में मैंने बजाया, फिर बॉम्बे में भी 1-2 फिल्म हमने बजाया, फिर उधर लाइट सॉन्ग जो होता है कलकत्ते में जैसे यहाँ भी होता है, तो वो लाइट सॉन्ग में भी हमने बजाया। तो उसका कारण यही था कि वो जो रस है और वो जो टेक्निक है उसको भी मुझे अपनाना था। तो इसलिए बहुत सारे रिकॉर्डिंग के मोहल्ले में मेरा डबिंग का बड़ा नाम है मेरा। क्या? हाँ, कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट कॉम्पोजिशन भी हो तो मैं 1-2 बार में डबिंग सुन के बजा देता हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, माय वन क्वेश्चन, कौन से डायरेक्शन में आपका नाम नहीं हुआ है? नहीं, भगवान का बड़ा कृपा रहा, भगवान ने मुझे बहुत बजाया और मैंने बुजुर्गों का बहुत, मैंने भी सेवा करने का मौका हुआ और उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे। विराट खान साहब इतना प्यार मुझे दिए कि क्या बताएं। मैं रियाज
और बातों बातों में वो ऐसे ऐसे बात वो कह के गए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये बड़ों के साथ उठन बैठन का ही ये फल है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो बस उनका ही फॉलो कर रहा हूँ बस। यही बड़ापन है ना आपका। अभी ये सब छोड़ करके आप एज अ गुरु, पहले बातचीत हमारी काफ़ी हो गई है, काफ़ी स्टूडेंट्स आपके पास सीखते हैं और आप सिलसिले में फ्री भी सिखाते हैं वगैरह, सुना हमने। आपने बोला कि हर एक स्टूडेंट का मिजाज, उसकी कैपेसिटी, रिसेप्टिविटी सब अलग अलग होती है। आप ये भी बोले कि हर एक चीज़ स्टूडेंट को जैसा उसका मिजाज है, उसकी कैपेसिटी है, उस मुताबिक सिखाना चाहिए। जैसे संस्कृत में शिष्य निष्पादन बोला है कि शिष्य को बनाना, उसके बारे में कुछ कहेंगे? काफ़ी स्टूडेंट लोग बैठे हैं। स्टूडेंट लोगों को तो मैंने, अपने स्टूडेंट लोगों को तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो है कलाकार बाद में बनना, पहले इंसान बनो ठीक ठाक और सच बोलना सीखो। गलती इंसान से होता है ज़रूर, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं हैं, तो हम लोगों से गलती चूक हो जाता है, लेकिन उसको मानो और उनको कॉन्फेस करने का हिम्मत रखो कि हाँ मुझसे गलती हो गई। तो ये सारा बातचीत जो है मैं अपने शागिर्दों को देता हूँ। यहाँ भी मेरा एक दो शागिर्द हैं, आप पूछिए। फिर दूसरी बात जो है, मैं उन लोगों से, एक तो मैं इंडिविजुअल सिखाता हूँ, मैं ग्रुप में बैठ के मैं नहीं सिखाता हूँ। ग्रुप में मैं रियाज कराता हूँ, सीना बसीना, हाँ, और लेकिन इंडिविजुअल एक आमने सामने बैठ के सीखो। दूसरा ये है कि मैं, वो मेरे सीनियर कोई स्टूडेंट है, वो हमारे गैर हाजिर में वो सिखाएंगे, ये भी मैं मानता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। जरा फिर से समझाइए। मेरे गैर हाजिर में जब मैं नहीं हूँ, अच्छा। तो मेरा कोई सीनियर क्लास ले, ये नहीं मैं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को या किसी को भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसमें काफ़ी गड़बड़ हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, तो इसलिए जो मैं जो सिखाता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, उसी को वो याद रखें, उसी को करें। एक दो दिन हम नहीं बैठेंगे तो कुछ नहीं आएगा जाए, क्योंकि ये तो एक चीज़ सारी ज़िंदगी साधने का सही है। सही बात। तो इस वजह से जो है ये सारे बातचीत जो है मैं ध्यान रखता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं कि हर शागिर्दों को, इसलिए मैंने प्रोग्राम भी एक करता हूँ, उसमें से पॉकेट में कुछ हो ना हो कुछ ज़रूर ला के डालना भी होता है, लेकिन प्रोग्राम करता हूँ। तौफीक भाई गए, वो प्रोग्राम में बजा के आए, और काफ़ी लोग, या मुकुंद भाई अभी तक नहीं गए। वो प्रोग्राम खाली होता ही है शागिर्दों को आगे लाने के लिए। मैं खुद आर्टिस्टों को, मैं मेन आर्टिस्ट सितार, सरोज, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने तैयार किया है और तुम्हारे घर जाके ये रियाज करेगा, फिर इसके साथ तुम एक प्रोग्राम जरूर बजाओ। तो इस तरह मेरा 4-5 शागिर्द आगे आए हैं, और कुशल भी लेके बजाता है, तेजेंद्र नारायण लेके बजाता है, राजन भाई लेके गाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है शागिर्दों के लिए मैं करता हूँ। और मैंने गुरुकुल बनाया है, बिल्कुल फार्म हाउस की तरह। ये उसमें कोई पॉश मामला है नहीं, इसलिए नहीं है कि मैंने भी ज़मीन पे सोते हुए मैंने बड़ा हुआ, और मैं भी चाहता हूँ कि जब तक मिट्टियों का एहसास ना हो तब तक हिंदुस्तानी म्यूज़िक और इंसान बनना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं शागिर्दों को, ये सब जाते हैं, अपना खाना पकाओ, अपने हाथ से कपड़ा धो, बगीचा है अपने हाथ से बनाओ। मैं इनके साथ होता हूँ, और मैं भी इनके साथ ज़मीन पे बैठता हूँ, वैसे ही मैं खाना खाता हूँ जो ये खाते हैं, कोई अलग अलग बातचीत नहीं है। तो अपने हाथ से ज़िंदगी बनाओ जी हाँ, रियाज करो खूब, और लेकिन इसका ज़्यादा कोई खर्चा और कोई कमिटमेंट स्टूडेंट में डालता नहीं हूँ। वो आधा से ज़्यादा कुणाल को मालूम है, सब मेरे ही खर्चा से चलता है, लेकिन हाँ कुछ ये लोग भी जाके कुछ करते हैं। तो इस तरह चल रहा है। मैं गुरु तो नहीं बन पाऊँगा इस जीवन में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे गुरुओं का जो आदर्श होना चाहिए
उस चीज़ को पकड़ के चले तो शायद कभी काम आ जाए। चले तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ। नहीं, दूसरा शागिर्दों में डिसिप्लिन आप कैसे इंस्टीट्यूट करते हैं? मैं शागिर्दों के साथ, मेरा वैसे दोस्ती है, मैं दोस्त की तरह उठन बैठन करता हूँ, लेकिन मिजाज जब खराब होता है तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। और अच्छा होता है तो कभी बहुत ज़्यादा ही बोल जाता हूँ। लेकिन वो जरूरी होता है। और मैं बोल के मैं ये भी कि उनको बोलता हूँ कि देखो ऐसा है। और एक तो मैं अपने शागिर्दों को मैं सबसे अच्छा ये बोलता हूँ कि मुझसे तुम लोग क्या बात एक्सपेक्ट मत करना। मैं इसलिए तुम्हारे सामने हूँ, मैं सुबह से शाम तक तुम्हारा दोस्त त्रुटि जो भी है वही पकड़ना मेरा काम है। बाहर वाले क्या बात बोलेंगे? मैं एक आदमी हूँ, तुमको सुधारने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, हुक्म दिया है, और तुम सरेंडर करके हमारे सामने आए हो। तो मैं तुम्हारा दोस्त जो है वही देख, मैं क्या बात मुझसे क्या बात है जो तुम अच्छा बजा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन उस पर मैं ज़्यादा गौर करता नहीं। जो नहीं है, जो बुराई है, उस पर मैं गौर करता हूँ ज़्यादा। कुमार भाई, ये सवाल मेरे दिमाग में पिछले एक आध साल से आ रहा है कि बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े उस्ताद हो गए, आफ्टर दे हैव गॉन, उसके बाद जो उनका जो एक ग्रुप था वो सब बिखर जाता है। उसके लिए उस्तादों को कुछ सोचना नहीं चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा? हाँ, सोचना चाहिए जरूर, हम लोग सोचते हैं शायद, लेकिन ये आपने जो कहा है, एक तो पुराने, देखिए संगीत में हमारे बुजुर्गों ने ऐसा बहुत कुछ करके गए हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। हम लोग अभी ढूंढते रहते हैं। तो एक तो ये काम बहुत रह गया, और दूसरा ये ग्रुप के बारे में जो है आपने कहा, तो इसका कभी कभी गलत इस्तेमाल हो जाता है। सही बात। मतलब आपकी जो कहने के मतलब है, वो ग्रुप ऐसा नहीं कि मेरा ग्रुप है तो हम ही खाए पिए और हम ही रहे और बाकी सब मर जाए, ये बात नहीं है। बात ये है कि हम जो हमारे एक सर्कल है उसको, अगर मैं इस सर्कल को मैं अगर ग्रुप मान लूँ, तो जितना हमसे हो सकता है संगीत के बारे में हम लोग कुछ करें, जितना आपसे हो सकता है आप कुछ करें, ऐसा करते हुए कुछ चीज़ जो है बड़ा सामने आ जाए। तो ये जो बात है, ये आज के ज़माने में अभी हम लोगों को सोचना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत कोशिश ज़रूर करता हूँ, इसका कुछ उदाहरण है, सभी जानते हैं, लेकिन सब कोई करे तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन वही है कि वो खाली ग्रुपिज्म जिसको कहते हैं, उसमें वो ग्रुप का पर है, मैंने समझा नहीं। जैसे कि एक उस्ताद है, उनके 5-7 बड़े अच्छे बजाने वाले या गाने वाले तैयार किए हैं। जब उस्ताद नहीं है कर उठ करके, तो जो 4-5 उनके जो शागिर्द हैं वही आपसे, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल में दो। नहीं, वहाँ ईगो प्रॉब्लम बहुत जी ये ज़्यादा हो जाता है। उस्ताद के बाद मैं ही उस्ताद हूँ, मतलब वो बोलते हैं मैं ही उस्ताद हूँ, ये बोलते हैं मैं ही उस्ताद हूँ। अब किसको माना जाए? नहीं, वो बजा के उठे एक उनके गुरु भाई, हाँ, तो किसी ने कहा कि वाह वाह, आपके बजाने में तो खुशबू आ रही थी, तो दूसरा बोले हमारे बजाने के बदबू आती है। वही बात। तो गुरु को चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है, हाँ। कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना के जाए कि 4-5 जो अच्छे उनके ही शागिर्द की बात। मैं ग्रुप मतलब ये नहीं कहता ग्रुपिज्म करना, नहीं, दैट इज नॉट माय आइडिया, ग्रुप तो बहुत गलत बात है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि बड़े बड़े उस्ताद चले गए हैं, उनके जो शागिर्द अपना अपना करते हैं, सब अच्छा ही करते हैं। मेरे हिसाब से जो आपने कहा, इसका एक सीधा ऐसा होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में पहले जैसे घर में बैठक होता था, अच्छे कलाकारों को खाली और स्टूडेंट लोगों को बुला करके, कोई एक उस्ताद के बड़े सीनियर वो
किसी दूसरे को स्वीकृति दे सबसे पहले कि हाँ हमारे घर का ये अभी उस्ताद बना। आज तो स्वीकृति देने में जो है सब झिझक रहे हैं। यही तो है। हाँ, सबसे पहले जो है रिकॉग्निशन हो जाए, तो ये बहुत जरूरी होता है। इनका गाना अगर हम स्वीकृति दे और 4 गाने वाले दे तब जाके ना इनका काम बनेगा। यही तो कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन वही है कि खाली ये हमारे ग्रुप के नहीं है, वही ग्रुप हो गया मामला। ये हमारे ग्रुप के नहीं है, मैं क्यों बोलूँ। तो आप जो कह रहे हैं वो हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय आया है ये सब बातें सोचने का और होने का भी समय आया है बहुत। इसको और ध्यान में रखते हुए ये फ्यूजन वगैरह जो चल रहा है उसके बारे में आपको क्या फ्यूचर दिखता है हिंदुस्तानी म्यूजिक का? फ्यूजन में अभी तक मुझे फ्यूचर कुछ दिखाई नहीं दिया, अभी तक कंफ्यूज ही है। लेकिन मैं फ्यूजन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, क्यों कि संगीत और फाइन आर्ट्स जो भी कहिए आप, ये तो आगे तो बढ़ना ही है, ये कहीं रुकने वाला तो है नहीं। तो फ्यूजन के जरिए हो सकता है कि बहुत अच्छा एक संगीत का नया दिशा आ जाए। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इसको डोंट टेक इट वेरी पर्सनली, स्पेशली फॉर यंग पीपल हु आर सिटिंग हियर, यानी कि तौफीक भाई तक। हाँ, मतलब वो मुकुंद के बेटा वो कृदिन से यहाँ तक जो है तो इसलिए मैं बोलने जा रहा हूँ कि फ्यूजन के बारे में क्लियर कॉन्सेप्शन करके कंपोजिशन उस तरह सोच के बजाओ, माने बनाओ कंपोज करके, और उसके बाद जो है मेरे हिसाब से फ्यूजन एक नया म्यूजिक जरूर देगा। अभी कुछ हद तक ज़्यादा परसेंटेज में थोड़ा हौच पौच है। और अगर मैं बड़े उस्तादों का बात करूं, जैसे जाकिर भाई ने जो बहुत सक्सेस रहा उनका, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा वजह है कि उनमें जो भी 4-5 आदमी थे वो सभी अपने अपने फील्ड में एकदम सुपर। तो वो जो बजाए हैं वो अच्छा कंपोजिशन शायद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सोच के बजाया, तो इसलिए उसका एक अलग रूप हुआ। लेकिन बाकी जो है बच्चे लोग जो पैसे के लिए मजबूरन बजाना पड़ता है, लेकिन मैं कहूँगा कि पैसे के लिए ना बजाए तो अच्छा है। सोच के बजाए, जब उसको आता है फ्यूजन बजाना तब बजाए, तो उसका बहुत बड़ा माने भी निकलेगा, बहुत उसको फ़ायदा भी होगा। बल्कि ये ना समझ के बजाने में उनका अपना पोजीशन हिलता है, रियाज का टाइम चला जाता है, दिमाग कहीं और चला जाता है। क्या बात, थोड़ा सा और सुना तब मिजाज का थोड़ी सी एंडिंग उससे होवे तो अच्छा है। फ्यूजन का ये तबले में तो मेरा फ्यूजन कैसे बजाओ, मैं तो फ्यूजन बहुत कम ही। नहीं, खाली जो आपका मूड है 10-15 मिनट, इट वुड बी नाइस टू एंड विद तबला राधा। सोलो ये आराम से जरा पूरा आराम से सोलो पूरा हम लोग के लिए प्रसाद है। बजाने में किसी को आराम होता है? और तौफीक भाई बोल रहे आराम भी लो, बजाओ भी। हाँ भैया, साउंड दो तो। क्या भैया, बातें करते करते दिमाग तो कहीं और चला गया। जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। मन तो है, मैं तो बात कर रहे हैं। और जैसे पहले किया था
ये बताओ कि आँख कौन बंद करेगा, तुम क्यों नहीं? वो कंपोजिशन ऐसे ही था जो जब आँख बंद होने लगता है ना उस समय सुने हमसे अगर वो होता तो हमारा आँख बंद हो जाता इसलिए। वही चार तो याद है फिर से। बजा के क्लैपिंग सबको मिलता है, हमको खाली बोलते थे कि तुम बजा के किसी को रुला के दिखाओ। तो शायद पूरी वो जो है वो सुनने के बाद इस तरह काम आ गया, तो थोड़ा बहुत जो है मिठास पे साउंड पे निकाल
तग तग ते टेक तग ते टेक त क्रांत तग तग त घिंद धान धा धान दिन तदा नागेड़ धा नागेड़ तान धा कत घे न हा के दिन धा ने तान ता घिन नगड़ धान धा धान धा त घिन नगड़ धान धा धा त घिन नगड़ धान धा धान धा धा निकास काली इसको प्यार से कैसे धागे ना धागे न धा कर धागे न धा ऐसा कैसे दे रहे धादिन न धा ते धागे ना धागे न धा कर धागे न धा कर धागे न धा कर धागे न धा धादिन न धा
धुमकड़ तक धा तान धा धा कड़ तक तक दिन्ना कड़ तक तक धुमकड़ धा धा दिन कड़ तक तक धुमकड़ धा धा दिन कड़ तक तक धुमकड़ धा धा दिन ता दे दिन्ना किशन महाराज जी का गुरु जी का देखिए ना कहते था कर था देखिए ना कहते था धान था धारा करते धा करते धाकान था कत्ते के ना कहन था कर लगते कर तकरान तकरान तक 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 तदा धाते के धाते के तक नग दे गेंद आ गिनत नग दे कत गेंद आ गिनत नग दे कत गेंद आ
काफ़ी बातचीत चल रहा है। मैं आज मोबाइल में मेरा है, कोई प्रूफ चाहे तो मैं कर लिख सकता हूँ, और मैं टाइम के हिसाब से भी मैं बोल दूँ ये, क्योंकि गलत होना नहीं चाहिए। आगे का बच्चे लोग जो है उसको सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये धातरे घड़े से जो रेला आया है, लोग बोल रहे हैं कि ये लखनऊ का और अबा हुसैन खान साहब या जो भी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीरूजी मिश्र के हाथ से ये पहली बार सुना गया था, और पंडित कंठे महाराज जी भी इसको बहुत बजाते थे। ये दोनों का रिकॉर्डिंग हमारे पास है। घराने पता नहीं वो किसी घराने की दूसरी घराने की चीज़ बजाते थे या नहीं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन उनके हाथ से पहली बार ये सुना गया था।